हाय गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है तरंग और आज हम लोग अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं। दिस विल बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ अलजेब्रा। मैंने अलजेब्रा को 3 पार्ट्स में ब्रेक कर रखा है, जैसे मैंने अरिथमेटिक को ब्रेक कर रखा था। तो जो नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ, लास्ट वीक हमने अरिथमेटिक खत्म कर दिया था, लेवल 1 विच इज़ द फाउंडेशनल लेवल, जहाँ पे आपको मैंने थियरी कराई थी इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज एंड इन अ वेरी कंसाइज मैनर। तो बहुत बड़ा बड़ा करके सब नहीं बताया मैंने। जो भी रिक्वायर्ड है एवरीथिंग इज कवर्ड इन अ वेरी कंसाइज वे, इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। तो जिसने वो नहीं देखा है, यू कैन गो एंड वॉच, क्योंकि मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है उसकी। ठीक है। तो आज हम लोग अलजेब्रा कवर करने वाले हैं। लेट मी टेल यू, अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा, अरिथमेटिक इज अराउंड 8-9 क्वेश्चंस एंड अलजेब्रा इज ऑल्सो अराउंड 8-9 क्वेश्चंस। तो दोनों मिला के 15 से 16 क्वेश्चंस आपके बना देता है कैट एग्जाम में। सो दीज टू पार्ट्स हैव द हाईएस्ट वेटेज इन कैट एग्जाम। बहुत लोग ये दोनों टॉपिक के भरोसे ही 99 परसेंटाइल ला लेते हैं। तो ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से आपके होने चाहिए। ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ अलजेब्रा 1। इसमें मैंने दो चैप्टर्स रखे हैं। फर्स्ट इज द लीनियर इक्वेशंस एंड सेकेंड इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये दो चैप्टर है। तो सबसे पहले लेट्स डू द लीनियर इक्वेशंस है ना। लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन समझने से पहले मैं समझना चाहूंगा व्हाट इज एन इक्वेशन। व्हाट इज एन इक्वेशन, यही क्लियर नहीं होता बच्चों को, है ना। यही क्लियर नहीं होता व्हाट इज एन इक्वेशन। मैं कह रहा हूँ इसके भी पहले हम लोग एक चीज जानने की कोशिश करते हैं। सर, एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन, व्हाट इज एन एक्सप्रेशन? व्हाट इज एन एक्सप्रेशन? सो व्हाट इज एन एक्सप्रेशन? मैं कह रहा हूँ आपको ये सब पता है क्या? मैं कह रहा हूँ कि आपको ये पता है कि एक्स वाई जी, दीज आर वेरिएबल्स, दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स, दीज आर वेरिएबल्स। ठीक है। एंड अगर ऐसा कुछ लिख दूँ तो 2x 3y 2z, इसमें जो ये मेरे 2 3 एंड 2, दीज आर कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट्स ऑफ x y एंड z रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली। तो सर एक्सप्रेशन क्या है? सर ये तो आप बता रहे हो वेरिएबल क्या है, तो हमको पता था बचपन में। आप इक्वेशन से चले गए एक्सप्रेशन पे, आप एक्सप्रेशन भी नहीं बता रहे हो। मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक्सप्रेशन इज नथिंग बट, इज नथिंग बट एनीथिंग ऑफ दिस फॉर्म। कुछ भी। कैसा? 2x + 3, x + y, x² + 2x, z + 2z³। दीज ऑल आर एक्सप्रेशंस। सर कैसे बना एक्सप्रेशन? अरे कोई भी वेरिएबल ले लो, कोई भी कोएफिशिएंट लगा दो उसको, कोई भी वेरिएबल ले लो, कोई भी कोएफिशिएंट लगा दो, कोई ऑपरेशन लगा दो, प्लस लगा दो, स्क्वायर वेयर लगा दो, एनीथिंग, डू एनीथिंग, यू विल गेट एन एक्सप्रेशन। किसी को लगता था ये इक्वेशन है, तो यू आर वेरी रॉन्ग। दीज आर नॉट इक्वेशन, दीज आर एक्सप्रेशंस, दीज आर एक्सप्रेशंस। सर तो इक्वेशन क्या होता है ना? हम तो इक्वेशन पढ़ने, आप एक्सप्रेशन बता रहे हो। मैं कह रहा हूँ इक्वेशंस क्या होता है ना, एक्सप्रेशन इक्वल टू जीरो, दिस इज एन इक्वेशन, दिस इज एन इक्वेशन ना। बहुत बहुत बेसिक से मैं आपको उठा रहा हूँ, ठीक है। प्लीज बी विथ मी। बहुत बेसिक से मैं आपको उठा रहा हूँ, ठीक है। सो एक्सप्रेशन इक्वल टू जीरो इज योर इक्वेशन। इसको बोलेंगे हम लोग इक्वेशन। ठीक है जी। सर क्या मतलब, क्या मतलब, क्या मतलब सर? मैं कह रहा हूँ 2x + 3 इक्वल टू जीरो, दिस इज एन इक्वेशन। सर x + y इज इक्वल टू 5, दिस इज एन इक्वेशन। अरे सर आपने तो बोला था जीरो होना चाहिए। अरे नहीं नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। देखो ना, मैं यहाँ पे -5 इक्वल टू जीरो लिख दूं, या फिर इक्वल टू 5 लिख दूं, एक ही बात है ना। से इक्वल टू 5 लिख दो, इवेंचुअली दिस इज नथिंग बट x + y -5 इक्वल टू जीरो ना। तो ये एक्सप्रेशन ही हुआ ना, दिस इज एन एक्सप्रेशन एंड दैट इक्वल टू जीरो इज इक्वेशन। तो इक्वल टू के साइड में कुछ भी हो सकता है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। बट मैंने समझाने के लिए आपको क्या समझाया कि एक्सप्रेशन इक्वल टू जीरो, क्योंकि इवन इफ इट इज ऑफ दिस फॉर्म, यू कैन राइट इट लाइक दिस। ठीक है। तो जहां आपको इक्वल टू साइन दिख गया, देन इट इज एन इक्वेशन। इक्वल टू साइन इज मिसिंग, सो इट इट विल बिकम एन एक्सप्रेशन। ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के इक्वेशंस हो सकते हैं, ये देखो। ठीक है। या फिर ये भी ले लो, z + 2z³। ठीक है। इक्वल टू जीरो कर दो, या 1 कर दो, 2 कर दो, एनीथिंग, जीरो कर दो अभी के लिए। ठीक है। बट 1 2 भी होता तो क्या करते? इधर उधर कर देते ना। अगर यहाँ पे 1 होता,
इक्वल टू 1 होता, तो क्या लिख देते इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, आई एम नॉट राइटिंग दैट, बट आपको समझ गया इक्वेशन है क्या। इक्वल टू कुछ तो होना चाहिए, इक्वल टू कुछ तो होना चाहिए, ले लो 2, ले लो 3, ले लो एनीथिंग। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको समझाऊंगा, अब मैं आपको समझाऊंगा टाइप ऑफ इक्वेशन। आपको समझ है इक्वेशन क्या है। सबसे पहले हमने समझा एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन से आगे हम लोग इक्वेशन पे, इक्वेशन पे ना, इक्वेशन क्या होता है, इक्वल टू समथिंग, इक्वल टू साइन होता है, इक्वालिटी साइन होता है बेसिकली इक्वेशन में। ठीक है, अब हम लोग ना इक्वेशन के टाइप समझेंगे भाई, इक्वेशन के टाइप समझेंगे। सबसे पहले हमने क्या लिखा था, 2x+3 इक्वल टू 0, 2x+3 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या एक ही वेरिएबल है, हाँ जी एक ही वेरिएबल है। सर इस वेरिएबल का डिग्री क्या है, डिग्री, डिग्री, डिग्री याद है आप लोगों को, बचपन में पढ़ा था डिग्री। डिग्री क्या होता था, हाईएस्ट पावर ऑफ द, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो इस अगर इक्वेशन की बात मैं करूं, 2x+3 इक्वल टू 0, व्हाट इज द वेरिएबल x, x की हाईएस्ट पावर क्या है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो डिग्री क्या है 1 है। तो अगर डिग्री 1 है तो दिस बिकम्स अ लीनियर इक्वेशन, समझ रहे हो, दिस बिकम्स अ लीनियर इक्वेशन व्हेन डिग्री इज 1। अब मैं कह रहा हूँ सर एक एग्जांपल दो ना दूसरा, मैं कह रहा हूँ ये एग्जांपल ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 2 ले लो। सर यहाँ पे डिग्री क्या है, सर वेरिएबल क्या है, सबसे पहले x इज द वेरिएबल, उसकी डिग्री क्या, हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, यहाँ पे 1 भी है, बट हाईएस्ट पावर क्या है इक्वेशन में, x की हाईएस्ट पावर क्या है, इट इज 2, तो डिग्री मेरी 2 हो गई, सो दिस विल बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस विल बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग इसका चैप्टर सेपरेटली पढ़ेंगे। अब ये लास्ट वाला लो, z+2z³ इक्वल टू 3, z+2z³ इक्वल टू 3। सर यहाँ पे डिग्री क्या है, डिग्री क्या है सर, z है ना वेरिएबल, हाईएस्ट पावर क्या है सर 3 है, व्हाट इज द डिग्री 3, दिस विल बिकम अ क्यूबिक इक्वेशन, दिस विल बिकम अ क्यूबिक इक्वेशन। ओके जी, समझ गया सर। डिग्री अगर 1 हो रही है तो लीनियर इक्वेशन है, डिग्री अगर 2 हो रही है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री अगर 3 हो रही है तो क्यूबिक होगा, एंड ऐसे ही बाय क्वाड्रेटिक एंड एवरीथिंग। बाय क्वाड्रेटिक मतलब 4 डिग्री, है ना, इट्स नॉट वेरी रेलेवेंट टू अस। ठीक है, ठीक है जी, तो आपको समझ गया कि सर लीनियर इक्वेशन क्या होता है ना। अब आपको समझ गया यहाँ से कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, यहाँ से आप समझ गए लीनियर इक्वेशन क्या होता है, क्योंकि वो हमारा चैप्टर है ना, तो उसको हम लोग पहले देखेंगे फिर क्वाड्रेटिक देखेंगे, एंड उसी में क्यूबिक थोड़ा बहुत देख लेंगे। लीनियर इक्वेशन, ओके सर, लीनियर इक्वेशन समझ गया हमको। तो सर ये 2x+3 जो आपने लिखा था, दैट इज अ लीनियर इक्वेशन, इतना सर मुझे समझ गया। जैसे 2x+3 इक्वल टू 0। मैं क्या कह रहा हूँ ना सर, इसको ना, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, व्हाई दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, बिकॉज डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 1, है ना। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल, क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि वन वेरिएबल में है, क्यों, सर एक ही वेरिएबल है ना x। अच्छा जी सर, मतलब इसका मतलब है कि दो वेरिएबल भी हो सकते हैं क्या, बिल्कुल, बिल्कुल, ये इक्वेशन ले लो भाई, यहाँ पे लिखा था ना हमने, x+y = 5, x+y = 5, x+y = 5, दिस इज व्हाट लीनियर इक्वेशन है ना। देखो x की पावर क्या है हाईएस्ट 1, y की पावर क्या है हाईएस्ट 1, सो दिस विल बिकम अ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। बट वेरिएबल्स कितने हैं भाई, दो वेरिएबल्स है, तो दिस विल बिकम अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना। बड़े ध्यान से समझना हमने कैसे स्टार्ट किया था। हमने सबसे पहले देखा था वेरिएबल्स क्या होते हैं, है ना, जो कुछ भी वैल्यूज ले सकते हैं, एक्स वाई जी, आपको पता है 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ा था हमने, है ना। फिर 2x 3y 2z लिख पा रहे हो, मतलब जो 2 3 and 2 है वो क्या है, कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली। एक्सप्रेशन क्या होता है, आप वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट्स एंड ऑपरेशंस, ऑपरेशन मतलब ये प्लस साइन या फिर कोई भी ऑपरेशन, स्क्वायर कर दिया ना, यहाँ पे स्क्वायर भी कर दिया, तो एनी ऑपरेशन विद कोएफिशिएंट्स एंड वेरिएबल्स, दिस इज जस्ट अ वे टू एक्सप्रेस, उसको बोल दिया एक्सप्रेशन, है ना। 2x+3 कुछ भी बोल दिया, उसका कुछ सेंस नहीं बन रहा। बट जब हम लोग एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 करते हैं, इट बिकम्स अ इक्वेशन, इट बिकम्स एन इक्वेशन। ठीक है, तो 2x+3 वॉज एन एक्सप्रेशन, इक्वल टू 0 कर दिया तो वो एक्सप्रेशन बन गया। x+y = 5 इज एन इक्वेशन, क्योंकि आप x+y - 5 = 0 लिख सकते हो, दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म, है ना। आप इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, इसीलिए वो क्या है, इक्वेशन है ना। आप इक्वल टू 0 बना सकते हो ना कुछ करके, है ना, तो इट बिकम्स एन इक्वेशन।
ठीक है। फिर मैंने देखा कि सर एक्सप्रेशन से इक्वेशन आ गया। हमने अलग अलग टाइप की इक्वेशन देखी, लीनियर इक्वेशन देखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा, फिर क्यूबिक इक्वेशन देखा। फिर मैं कह रहा हूँ सर लीनियर इक्वेशन हमको स्टडी करना है, चैप्टर का नाम ही लीनियर इक्वेशन है ना। डिग्री मैंने पढ़ी, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या होगा, मैं कह रहा हूँ जिसकी डिग्री 1 है। ठीक है सर। तो 2x + 3 = 0, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, डिग्री 1 है और वेरिएबल भी 1 ही है। बट x + y = 5 ये क्या है, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है। चलो जी, चलो बहुत बढ़िया, यहाँ तक हमको क्लियर है। अब मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, कि सर सर अगर मैं कोई इक्वेशन लिख दूं x + y = 6, this is a linear equation, this is a linear equation in टू वेरिएबल्स। इसी में हमको डील करना है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बाकी आप ये तो इजीली सॉल्व कर ही दोगे ना यार। 2x + 3 = 0 कैसे सॉल्व करोगे बताओ। 2x + 3 = 0, सर x 2x = -3, x कर दोगे -3/2। सिंपल था ये, है ना। सिंपल है। क्या किया आपने, 3 दोनों साइड से गायब किया आपने, तो -3 यहाँ कर दोगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, +3 जो था गायब हो गया, और 0 से -3 करो तो -3 बचेगा। तो 2x = -3, तो x हो गया -3/2। क्यों, ये ऑपरेशन उधर चलेगा। देखो इधर प्लस था तो उधर माइनस हो जाएगा, आप जब ट्रांसफर करते हो। इसका लॉजिक क्या है भाई, इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक क्या है, ये इक्वल है। तो अगर आप इधर चीज इधर साइड से तराजू मान लो, तराजू, इधर कुछ आलू है इधर कुछ आलू है, अगर आप यहाँ से 2 किलो आलू हटाने वाले हो तो आपको यहाँ से भी 2 किलो आलू हटाने पड़ेंगे, तभी आप इक्वल टू साइन लिख सकते हो वहां पे, तभी आप इक्वल टू साइन लिख सकते हो। अगर आपने यहाँ से 2 किलो हटाया, यहाँ पे 3 किलो हटा दिए, गड़बड़ हो जाएगी ना, बैलेंस नहीं होगा, तराजू इधर उधर हो जाएगा ना, है ना। जहां से ज्यादा हटाओगे उस साइड हो जाएगा वो, बट हमको इक्वल रखना है, इसलिए हम लोग दोनों साइड से इक्वल चीज माइनस करते हैं। तो अगर आप यहाँ से -3 करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, कुछ नहीं बचेगा, 2x ही बचेगा सिर्फ। बट यहाँ 0 से -3 करो तो -3 बचेगा। तो 2x = -3, हेंस x = -3/2। यहाँ पे आप डिवाइड कर सकते हो, यहाँ पे मल्टीप्लाइड है ना 2, उधर साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये आपने बेसिक ऑपरेशन से 8 9 10th में पढ़े होंगे, तो मैं उस पर स्ट्रेस नहीं करता हूँ। तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल सॉल्व करना इट्स वेरी इजी। ठीक है। हमको मेन काम क्या है ना, हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम स्पेंड करेंगे वो हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करने के लिए स्पेंड करेंगे। ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ अगर आपके पास ये इक्वेशन है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट इन वैल्यूज। अगर मैं x की वैल्यू 0 डाल दूं, आप समझना क्या होता है, y की वैल्यू 6 आ जाती है। अगर मैं y की वैल्यू 0 डालूं, y की वैल्यू डाल के देखो यहाँ पे डालो, तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। आई एम सेइंग x की वैल्यू लेट्स से 1 डाल दो, तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। आई एम सेइंग y की वैल्यू 1 डाल दो, तो ऑब्वियसली x की वैल्यू 5 आ जाएगी। देख रहे हो ना, 0 + 6 6, 6 + 0 6, 1 + 5 6, 5 + 1 6। तो मैं कह रहा हूँ कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो आप, आज कुछ डाल दोगे ना, 1.5 डाल दोगे x की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4.5। तो आप ना वैल्यूज की लिमिट ही नहीं है, इनफाइनाइट वैल्यू सेटिस्फाई कर देगी इस इक्वेशन को, इनफाइनाइट वैल्यू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ठीक है, या फिर दिस इक्वेशन लिख लो, सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। इसके बारे में बात करते फिर, क्यों ऐसा है सर, क्यों ऐसा है, तो हमको इसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन समझना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूं, जब भी आप ये लिख रहे हो x + y = 6, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, बट दिस इज अ लाइन, इसीलिए लीनियर बोलते हैं भाई, इसीलिए लीनियर बोलते हैं। क्योंकि अगर आप ग्राफ पे ये पॉइंट्स प्लॉट करने जाओगे ना, कि x 0 है तो y 6 है, देखो x 0 है तो y 6 है, बचपन में किया भी होगा आपने, लाइन वाइन का इक्वेशन प्लॉट किया होगा, लाइन को आपने 10th में किया होगा, 9th में किया होगा। तो 0, ये 0 है, तो ये 0, 6 पॉइंट हो गया। अगर ये 0 है तो ये 6 है बोल रहा है वो, देखो y अगर 0 है तो x 6 है, तो ये यहाँ पे कुछ आएगा, क्या आएगा भाई, 6, 0। ठीक है। 2 पॉइंट मिलके वैसे भी आप पॉइंट लाइन बना ही दोगे, 2 पॉइंट से लाइन बन जाती है, पर बाकी भी पॉइंट्स प्लॉट कर लेना आप। तो ये जो आपकी लाइन है, ये जो आपकी लाइन बनेगी, एंड लाइन इज एक्सटेंसिबल ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड एक्सटेंड हो जाएगी वो, है ना, इन्फाइनाइटली। ठीक है। अगर आप नोटिस करोगे तो 1 और 5, तो यहाँ पे 1 होगा किधर, और 5 कहाँ होगा, यहाँ होगा, देखो यहाँ 5 होगा ना, देखो ये पॉइंट लाइन पे लाई कर रहा है। तो ऐसे जो सारे पॉइंट्स हमने लिखे हैं ना, दैट विल बी लाइंग ऑन दिस लाइन, ऑल द पॉइंट्स विल बी लाइंग ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन। ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनफाइनाइट वैल्यूज ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि लाइन इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स।
यहाँ का एक पॉइंट ले लो, ये भी सेटिस्फाई कर देगा, यहाँ का एक पॉइंट ले लो, ये भी सेटिस्फाई कर देगा, यहाँ का एक पॉइंट ले लो, वो भी सेटिस्फाई कर देगा, है ना। एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है जी। और ये इन्फाइनेटली एक्सटेंसिबल है दोनों साइड, तो इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी, इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी, इसीलिए क्या होता है यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यूज। ठीक है जी। ठीक है। अब मैं कह रहा हूं सर, फिर तो हमारा सोल्यूशन कभी निकलेगा ही नहीं, एक्स एंड वाई की वैल्यू डेफिनेटली हम बता ही नहीं पाएंगे। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूं, रुको रुको, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, अगर आपका 6 है एंड मैं एक दूसरा इक्वेशन बना दूं, लेट्स से एंड 3y, ये लेट्स से हो जाएगा आपका 15। चलो, ये दो इक्वेशंस मैंने बता दिया आपको। मैं कह रहा हूं कोई भी ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इट विल शो अ लाइन, इट विल शो अ लाइन। अच्छा, लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल भी होता है, उसमें बस z जुड़ जाएगा, वो क्या दिखाएगा सर, तो लाइन ही दिखाएगा, बट इन अ 3D स्पेस, तीन डायमेंशन होंगे उसके। अब ये प्लेन में ना, पेपर में उतना डेप्थ में नहीं जाते, वो नहीं आता है, वो नहीं आता उतना डेप्थ में नहीं जाता। ठीक है। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 इज अ लाइन, दिस इज अ लाइन, दिस इज ऑल्सो अ लाइन। मैं भी ट्राई कर रहा हूं, मैं ट्राई कर रहा हूं प्लॉट करने का उन दोनों लाइंस को। मैं कह रहा हूँ सर ये लाइन तो प्लॉटेड थी, है ना, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, सर 0 6 6 0 कर दो सर, बना दो पटाख से, पटाख से। तो यहाँ पे 6 0 होगा, लेट से यहाँ पे 0 6 होगा, तो ये कुछ लाइन बनेगी। ठीक है। मैं लाइन को नाम दे देता हूँ भाई, क्या लाइन है ये, कौन सा इक्वेशन दर्शा रही है ये लाइन, ऊपर वाला एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6। ठीक है। एंड ये वाली लाइन बना दे, चलो दूसरी वाली लाइन। इसके लिए ना मुझे वो वैल्यूज डालना पड़ेगा ना, जैसे मैंने इसके लिए किया था। देखो क्या किया था मैंने इसके लिए, ये लाइन प्लॉट करने के लिए अलग अलग वैल्यूज ट्राई किए थे, अलग अलग वैल्यूज ट्राई किए थे। ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ इसके लिए भी कुछ वैल्यूज ट्राई करते हैं हम लोग, इसके लिए भी कुछ वैल्यूज ट्राई करते हैं। लेट्स ट्राई एक्स को अगर 0 ले ले, तो वाई क्या आ जाएगा भाई, 0 हो गया, 3y = 15, तो y = 3, 5 ज़ा 15। या फिर आप अगर y को 0 डाल दो, y को 0 डाल दो, या फिर एक काम करो, y को कुछ भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी है, एनीथिंग यू कैन पुट, आपकी इच्छा पे है वो। मैं कह रहा हूँ y को लेट से 1 डाल दो, 1 डाल दो, है ना। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 15, तो 2x इज इक्वल टू 15 माइनस 3, 15 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 12। तो 2x इज इक्वल टू 12, x हो जाएगा 6, है ना। तो जब x 6 है, y 1 है, इसका, और x 0 है तो y 5 है, मतलब x जब 0 है, ये 6 था ना, देखो ये क्या क्या पॉइंट से लिख लो पहले ना, वो इंपॉर्टेंट है। 0,6, 6,0, ये आपकी लाइन बन गई। अब मैं कह रहा हूँ अगर आपको दूसरी लाइन प्लॉट करनी है, लेट मी प्लॉट इट इन येलो कलर, कि x is 6 एंड y is 1, सॉरी x is 0 एंड y is 5, तो x is 0, y is 5, तो यहाँ कुछ पॉइंट होगा। एंड x is 6, y is 1, मतलब x 6 है एंड y किधर इधर होगा, देखो 1, 6 1, एंड दिस इज 0,5। तो ये दो पॉइंट्स मिल गए। एंड इफ आई ड्रॉ अ लाइन, इफ आई ड्रॉ अ लाइन टू दिस, अब देखो लाइन बहुत स्ट्रेट नहीं बना पा रहा हूँ मैं, ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा पैड मुझे सपोर्ट नहीं करता। ठीक है। बट आप देख पा रहे होगे, आप देख पा रहे हो कि whenever two lines are plotted, whenever two lines are plotted, at least ये दो लाइन जब हमने प्लॉट करके देखी, they are intersecting, they are intersecting at this particular point and this point is unique। तो अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, they will be intersecting at one point। तो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, आप खुद देख लो ना, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर पाएंगी, ऐसा नहीं है, ऐसी नहीं है वो लाइंस, दे आर स्ट्रेट लाइंस, तो दे विल इंटरसेक्ट एट अ यूनिक पॉइंट। तो यहाँ पे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, आपको यूनिक सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इसीलिए इसीलिए अगर आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है, यू नीड देम एटलीस्ट इन पेयर, मतलब दो तो होने ही चाहिए, दो तो होने चाहिए। क्यों सर, क्योंकि हम लोग दो लाइन प्लॉट करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे, अब हमेशा आपको लाइन प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, हम लोग मेथड भी देख लेंगे कैसे करना है। बट अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन है तो एटलीस्ट दो लगेंगे आपको। अगर आप एक दे दिया रहेगा, ऐसा सिर्फ एक इक्वेशन दे दिया रहेगा, तो आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे सर सॉल्व, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है सर इसके, कुछ भी डालो करस्पॉन्डिंगली वाई की वैल्यू आ जाएगी, कुछ भी वाई डालो उसका करस्पॉन्डिंगली एक्स की वैल्यू आ जाएगी, है ना। क्या बोल रहा हूं मैं, एक्स की कोई भी वैल्यू डालो आप वाई की वैल्यू आ जाएगी, वाई की कोई वैल्यू डालो आप एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो इनफाइनाइट वैल्यू सेटिस्फाई दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। बट जैसे ही दो इक्वेशन आ गए, दे विल इंटरसेक्ट एट अ यूनिक पॉइंट, दे विल इंटरसेक्ट एट अ यूनिक पॉइंट, आपको एक यूनिक सोल्यूशन मिल रहा होगा।
तो अगर आपको लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन चाहिए तो एटलीस्ट यू नीड टू इक्वेशंस। ऐसे ही होता है, अगर आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सोल्यूशन चाहिए तो दो इक्वेशन चाहिए होते हैं। लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स का सोल्यूशन चाहिए तो आपको तीन वेरिएबल्स चाहिए होते हैं। लीनियर इक्वेशन फोर वेरिएबल्स सॉल्व करना है तो आपको चार इक्वेशंस चाहिए होंगे। ठीक है, हमारा उतना स्कोप नहीं है, वी विल बी डीलिंग इन मोस्टली टू इक्वेशंस, है ना। तो अगर आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है इन टू वेरिएबल्स सो यू विल नीड टू इक्वेशंस। ठीक है जी। अब मैं कह रहा हूँ सर लाइंस जो आप बोल रहे हो, लाइंस का कंसेप्ट तो मुझे समझा, लाइंस का कंसेप्ट तो मुझे समझा, बट सर हमेशा लाइन इंटरसेक्ट करे जरूरी नहीं है ना। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात कर रहे हो आप। हमेशा लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्या होगा कभी कभी, क्या होगा कभी कभी, कभी कभी ऐसा हो सकता है सर पैरेलल निकल गई लाइनें, लाइनें पैरेलल निकल गई। मैं ऐसे एग्जांपल के लिए कुछ बना के दिखा रहा हूँ, है ना। तो ये लाइनें पैरेलल निकल गई, लेट्स से ये भी कुछ इक्वेशन दिखा रही होगी, ये भी कुछ इक्वेशन दिखा रही होगी, है ना। तो मैं कह रहा हूँ अगर ऐसी लाइन बन रही है आपकी इक्वेशन से, हमेशा बना के देखने की जरूरत नहीं है। आई विल टेल यू कब आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि ऐसा केस बन रहा है। हाँ, तो इस केस में नो सोल्यूशन। क्यों नो सोल्यूशन जी, क्यों नो सोल्यूशन? दोनों लाइंस एक साथ मीट ही नहीं हो रही, मतलब दोनों इक्वेशन एक साथ सॉल्व ही नहीं हो रहे। अरे अगर हम ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करें एक साथ लेके, इसका मतलब क्या है सर, ये भी इक्वेशन जो वैल्यूज आएंगी वो ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब एक वैल्यू आएगी जो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ पे आएगी ही नहीं ना, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करे, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल है। मैं बताऊंगा कैसे रिकॉग्नाइज करना है। वी डोंट नीड टू ड्रॉ द ग्राफ, बट जस्ट फॉर द फील ऑफ इट आई एम एक्सप्लेनिंग, है ना। एक केस ये हो सकता है कि एक लाइन है सर ऐसी, एंड इसी को ओवरलैप करते हुए इसके ऊपर से दूसरी लाइन है। लेट्स से दीज लाइंस आर ओवरलैपिंग लाइंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारे ही पॉइंट्स जो ब्लू वाली लाइन पे है वो येलो वाली लाइन पे, क्योंकि दीज आर एक्सटेंसिबल। एक्चुअली एक ही लाइन है वो, ऐसा मान लो। एक्चुअली क्या है वो, एक ही लाइन है। तो इस केस में क्या हो जाएगा सर, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स है ना, दोनों दोनों के कॉमन, दोनों के कॉमन कितने पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। मेजरली हमारे ये काम में आएगा, बट हमको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए कि किस किन दोनों इक्वेशंस में नो सोल्यूशन आएगा, किन दोनों इक्वेशन में इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा। ठीक है, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा आज के ही लेक्चर में, थोड़ा सा आगे जाके, ठीक है, जहां पे ये रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, अभी हम लोग सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व कैसे करना है ना। मतलब ये कॉमन पॉइंट जो है आपका, जो आप बोल रहे हो सर कि दिस इज द सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन आप बोल रहे हो, तो ये निकालेंगे कैसे हम लोग? ग्राफ तो बनाएंगे नहीं कैट के पेपर में। तो देखो भाई, देखो क्या इक्वेशन था हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 था। दूसरा इक्वेशन क्या था हमारा, 2x प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू 15 था। 2x प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू 15 था। अब मैं क्या करूंगा, एक बात सुनना, एक बात सुनना, एक बात सुनना। मैं कह रहा हूं इफ आई मल्टीप्लाई दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, इफ आई मल्टीप्लाई दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, क्यों कर रहा हूँ समझेगा तुमको। इफ आई मल्टीप्लाई दिस पर्टिकुलर इक्वेशन बाय 3, मतलब मैं कह रहा हूँ सर यहाँ पे टू ऑरेंजेस है और यहाँ पे टू ऑरेंजेस है ना। लेट्स से आई मल्टीप्लाई दिस साइड बाय 3, तो मुझे इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, 6 इक्वल टू 6। इवेंचुअली दिस इज नथिंग बट 2 इज 2 इक्वल टू 2 है, तो ये 2 इक्वल टू 2, अगर 3 से वापस से डिवाइड कर दोगे तो 2 इक्वल टू 2 आ जाएगा ना यार। इफ यू डिवाइड बोथ साइड बाय 3 तो ऑब्वियसली 2 इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ इफ यू मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय द सेम नंबर, इफ यू मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स ऑफ एन इक्वेशन बाय सेम नंबर, कोई कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन विल बी द सेम इक्वेशन, कोई नया इक्वेशन नहीं बन जाएगा उससे। तो I can write this equation now as 3x plus y, 3x plus 3y is equals to 3 6 is 18 and 2x plus 3y is equals to 15। सर आपने ये सब क्यों किया? मैं कह रहा हूँ बाबू, मुझे क्या निकालना है, मुझे x निकालना है, मुझे y निकालना है। तो मैंने क्या किया, मैंने ट्राई किया कि मैं कोई एक कोएफिशिएंट, किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल कर दूं। तो मैंने देखा y का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, देखो ना कुछ नहीं है मतलब 1 है। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं इधर भी 3 बना दूं, इधर भी 3 बना दूं, देखो क्या क्या सोच रहा हूं मैं, कि मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया। आपको समझना चाहिए कि आपने 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया सर, क्योंकि मुझे यहाँ पे 3 बनाना है ना, कॉमन बनाना है। क्यों कॉमन बनाना है, देखते हैं अभी। लेट्स नेम दिस इक्वेशन 1, लेट्स नेम दिस इक्वेशन 2, एंड आई एम सेइंग इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करो। मतलब इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड में से इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड माइनस करो, इक्वेशन 1 के राइट हैंड साइड में से इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड माइनस करो। तो 3x प्लस 3y इक्वल टू 18 ऐसा है। माइनस क्या माइनस करना है आपको, ये इक्वेशन कौन सा, ये वाला 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, ये आपको माइनस करना है। तो 3x माइनस 2x इज x, 3y माइनस y है ना, ये माइनस अंदर जाएगा कॉमन, है ना, तो माइनस 3y हो जाएगा, 3y माइनस 3y 0।
तो प्लस 0 इज इक्वल टू 18 माइनस 15। 18 माइनस 15 इज व्हाट 3। तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू आ गई 3। तो मैंने क्यों किया सर? मैंने y के टर्म को एलिमिनेट करने के लिए किया। मैंने क्यों किया सर? मैंने y के टर्म को एलिमिनेट करने के लिए किया। अगर y एलिमिनेट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली x मिल जाएगा मुझे, जो मिल गया, मेरा 3 आ गया। सर अभी y के लिए मैं फिर से ऐसा करूंगा करूंगा क्या कि मैं x को गायब कर दूं क्या? 2 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या यहाँ पे? फिर 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, फिर 2x गायब कर दूंगा? नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। अभी अपन ने y निकाल लिया ना यार। अभी हमने क्या किया? y निकाल लिया, सॉरी x निकाल लिया। जस्ट प्लग दिस इन द प्रीवियस इक्वेशन। किस इक्वेशन में डालोगे? x प्लस वाई इक्वल टू 6, या इस किसी में भी डाल दो। इस वाले में डाल सकते हो, इस वाले में डाल सकते हो, या फिर प्रीवियस इक्वेशन इस वाले में डाल सकते हो, किसी में भी डाल दो। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 में अगर मैं डालूंगा तो x की वैल्यू अगर 3 है तो y की वैल्यू भी मेरी क्या आ जाएगी? 6 माइनस 3 इज 3। तो मेरा सोल्यूशन क्या है? यूनिक सोल्यूशन जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, दैट इज 3,3। मतलब x इक्वल टू 3 and y equal to 3. This is my solution for these two linear equation. These two linear equations. ठीक है जी। अब मैं कह रहा हूँ सर यहाँ पे जो ये कॉमन पॉइंट आया होगा ना, ये कॉमन पॉइंट आया होगा, ये 3 3 होगा। देखो थोड़ा बीच में दिख भी रहा है, ये टोटल 6 था, ये टोटल 6 था। इन दोनों के बीच में दिख रहा है। अभी मैंने वो स्केल से नहीं बनाया अच्छे से इसीलिए, बट दिस पॉइंट इज 6,6, सॉरी 3,3। तो यहाँ पे x की वैल्यू भी 3 होगी, y की वैल्यू भी 3 होगी। रेड से लिख देता हूँ यार। तो जो सोल्यूशन आएगा दैट इज 3,3। डाल के देखो दोनों दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे क्या? 3 प्लस 3 6 होगी। 3 2 6, 3 3 9, 6 प्लस 9 इज 15। दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो गए। So this is the way of solving a linear equation in two variables, है ना? कुछ कोएफिशिएंट कॉमन कर दो किसी वेरिएबल का एंड देन एलिमिनेट दैट। उसको एलिमिनेट कर दोगे तो दूसरे कोएफिशिएंट दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, है ना? उसको वापस डाल दो तो पहले वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी जिसको आपने एलिमिनेट कर दिया था। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है जी, लेट्स मूव। क्वेश्चन देखते हैं भाई, सिंपल। पहले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के आएंगे हमारे पास, फिर धीरे धीरे हम लोग लेवल अप करेंगे एंड अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जहां भी थियरी और रिक्वायर्ड होगी आई विल कवर दिस। दीस 15 क्वेश्चंस विल बी मोर देन एनफ। ठीक, फॉर द थियरी पार्ट है ना, फाउंडेशन पार्ट। ऐसा नहीं कि इससे कैटी कवर क्लियर कर लोगे। ठीक है, इसके बाद आपको लेवल 2 एंड लेवल 3 भी देखना है। ठीक है, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 7 एंड देन रिड्यूस्ड बाय 11। नंबर की बात कर रहा है कोई जिसको हमको मल्टीप्लाई बाय 7 करना है एंड देन उसमें से 11 कम करना है। तो लेट्स से द नंबर इज x, लेट्स से द नंबर इज x, है ना? द नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 7, 7x, एंड देन रिड्यूस बाय 11 तो -11। ये करने के बाद क्या हो रहा है? द रिजल्ट इज 45, मतलब दिस इज 45। ठीक है, ठीक है। तो 7x माइनस 11 इज इक्वल टू 45। अगर मैं 11 को उधर लेके चले जाऊं, 11 को इक्वेशन के उस साइड लेके जाओ चले जाओ तो दैट विल बिकम प्लस। 7x इज इक्वल टू 45 प्लस 11। तो 7x मेरा हो जाएगा 56। 7 8 जा 56, तो x की वैल्यू 8। तो क्या था वो नंबर? फाइंड द नंबर, द नंबर इज 8। वेरी सिंपल क्वेश्चन, है ना? वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, वन थर्ड ऑफ अ नंबर exceeds वन फिफ्थ ऑफ द सेम नंबर बाय 8। वन थर्ड ऑफ द नंबर, नंबर को x ले लो, तो वन थर्ड ऑफ दैट नंबर exceeds वन फिफ्थ ऑफ द नंबर, वन फिफ्थ ऑफ द सेम नंबर बाय 8। मतलब दिस इज इक्वल टू दिस प्लस 8, है कि नहीं? अरे ये नंबर इससे 8 बड़ा है, ये नंबर इससे 8 बड़ा है इस नंबर से। तो 1/3x इज इक्वल टू 1/5x प्लस 8। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा, मैं ऐसे लिख देता हूँ 1/3, या फिर ऐसे कर देता हूँ ना यार इसको, x/3 इज इक्वल टू x/5 प्लस 8। तो x/3 माइनस x/5 इज इक्वल टू 8। और मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ यार इसको आगे। तो कुछ एलसीएम लेना पड़ेगा कॉमन नीचे, तो मैं कह रहा हूँ 15 बन जाएगा। तो इधर अगर 15 लाना है तो मुझे 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। मैं ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इट विल बिकम 5x। 5 को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू 3 करना पड़ेगा। क्यों कर रहा हूँ ये? डिनोमिनेटर सेम लाने के लिए। तो ये आ जाएगा 3x अपॉन 3 5 15, ये आ जाएगा 8। ठीक है जी, तो 5x माइनस 3x दैट इज 2x, 2x अपॉन 15 इज इक्वल टू 8, है ना? 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8 एंड x इज इक्वल टू 15 इंटू 4, दैट इज 15 4 जा क्या होता है 60। द नंबर वाज 60, नंबर वाज 60। देख लेना क्या बोला है, वन थर्ड ऑफ अ नंबर 1/3x exceeds वन फिफ्थ ऑफ दिस नंबर, मतलब दूसरे नंबर से 8 बड़ा है। तो क्या नंबर है दूसरा? वन फिफ्थ ऑफ द सेम नंबर, मतलब 1/5x, है ना? वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है जी, ठीक है, चलो
थ्री फादर सन एज सिनेरियोज आर गिवन बिलो। ये थोड़ा सा डिसेंट क्वेश्चन है ना। तीन फादर सन के एजेस के सिनेरियो दिए, मैच ईच सिनेरियो विद द सन्स प्रेजेंट एज। तो हमको सन की प्रेजेंट एज निकालनी है। फादर और सन के बारे में कुछ डेटा दिया है, हमको सन की प्रेजेंट एज के बारे में निकालना है। तीन कंडीशन दी है, पी क्यू एंड आर। ठीक है, फर्स्ट हम लोग पी के बारे में देखते हैं। निकालना क्या है हमको, पहले वो हाईलाइट कर दे। सन्स प्रेजेंट एज तीनों केसेस में। अ फादर इज करंटली थ्री टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो फादर की एज मान लो कुछ वाई, सन की कुछ मान लो एक्स। हम लोग पी वाला केस सॉल्व कर रहे हैं। तो फादर इज थ्री टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। ओके, ठीक है जी। आफ्टर 12 ईयर्स, आफ्टर 12 ईयर्स। अच्छा एक बात सुनना, ये क्वेश्चन करने के लिए ना आपको प्रेजेंट एजेस अज्यूम करनी पड़ेंगी। तो मैं कह रहा हूँ तीन टुकड़े कर देता हूँ पेज के। ये पी केस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्यू केस के बारे में, आर केस के बारे में। अब मैं कह रहा हूँ, क्या बोला है फर्स्ट पढ़ो अभी पी वाला। फादर इज करंटली थ्री टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो मैं कह रहा हूँ फादर की एज ले लो। फादर की करंट एज है वाई एंड सन की करंट एज है एक्स। ठीक है, तो क्या बोला है, फादर्स करंट एज मतलब y इज इक्वल्स टू थ्री टाइम्स ऑफ x। ठीक है जी। अब क्या बोल रहा है, आफ्टर 12 ईयर्स। आफ्टर 12 ईयर मतलब फादर भी 12 साल बढ़ जाएंगे उम्र उनकी, और सन भी 12 साल बढ़ जाएगी उम्र उसकी। तो क्या हो जाएगी उम्र फादर की, y+12, सन की क्या हो जाएगी, x+12। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, आफ्टर 12 ईयर्स द फादर विल बी ट्वाइस द सन्स एज। द फादर विल बी ट्वाइस द। अच्छा एक बात बताना मुझे, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि फादर की एज y+12 हो गई होगी, तो y तो 3x है ना, दिया ही है ना, दिया ही है। तो इसको मैं फादर की एज को 3x+12 लिख सकता हूँ। सन की एज को मैं x+12 वैसे वैसे लिख रहा हूँ। तो क्या बोल रहा है वो, आफ्टर 12 ईयर्स मतलब 12 साल के बाद जो ये आया हमारा, तो फादर्स एज इज डबल ऑफ द सन्स एज। मतलब फादर्स एज इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द सन्स एज। तो ये आ गया 3x+12 इज इक्वल टू 2x+24 आ जाएगा। देखो 3x+12 इज इक्वल टू 2x+24। यहाँ पे आ जाएगा आपका x का वैल्यू। अगर 2x उधर चले गया तो x बचा, 12 उधर चले गया तो 24 माइनस 12 इज 12। तो x की वैल्यू यहाँ पे 12 आ गई। मतलब p में सन की एज है 12। p में सन की एज है 12। कोई एरर किया है क्या हमने, 2 12 24 3x+12? नहीं, आई अज्यूम इट इज करेक्ट। एक बार देख लेते हैं। फादर इज करंटली थ्री टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, y इज इक्वल टू 3x। आफ्टर 12 ईयर्स द फादर विल बी ट्वाइस द सन्स एज। तो फादर विल बी y+12, तो 3x+12। दिस इज इक्वल टू ट्वाइस द सन्स एज, तो 2x+12, टू टाइम्स ऑफ x+12। 3x+12 इज इक्वल टू 2x+12 टू 24। तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 24 माइनस 12 दैट इज 12। तो यहाँ पे मैंने शायद ऑप्शंस गलत बना दिए। एनीवेज, एनीवेज नेक्स्ट पार्ट ट्राई करते हैं, नेक्स्ट पार्ट ट्राई करते हैं क्यू। क्यू में फादर की एज फिर वही मान लो एक्स एंड वाई। फादर की वाई मान लो, द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 50। तो प्रेजेंट एजेस की बात हो रही है, दीज आर द प्रेजेंट एजेस, ये जो एक्स एंड वाई हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। सन की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, एक्स मान लो। तो प्रेजेंट एज इनकी की सम क्या है, एक्स प्लस वाई 50 है। ओके, 10 years ago the father was four times as old as the son। 10 years ago मतलब 10 year ago the father was four times as old as the son। तो 10 years ago फादर की एज ही है, इट वॉज इक्वल टू फोर टाइम्स। सन का क्या होगा, x माइनस 10। इक्वेशन क्या बना, y-10 इज इक्वल टू 4x-40। तो अगर मैं इसको लिखने जाऊं तो ये हो जाएगा, ये 40 को उधर लेके चले जाओ, तो 40 - 10 इज 30 इज इक्वल टू 4x-y। अब मेरे पास दो इक्वेशन बन गए जी, और दो ही वेरिएबल्स है मेरे पास। दो इक्वेशन है और दो ही वेरिएबल्स है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, देखो कोएफिशिएंट y का देखो +1 है -1 है, ऐड दीज टू। ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, 4x + x इज 5x। 5x इज इक्वल टू 80 आ जाएगा, 30 + 50 इज 80। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। सन की एज यहाँ से क्या आ गई, 16। सन की एज यहाँ से क्या आ गई, 16, 16 ईयर्स। ठीक है, ठीक है जी। चलो, चलो आर करते हैं अब मैं कह रहा हूँ आर वाले केस में भी फादर की एज कुछ वाई मान लो। दीज आर द करंट एज है ना, वाई और जो एक्स मान रहे हो, दीज आर द करंट एजेस। तो हम लोग इक्वेशंस बना रहे हैं, दो इक्वेशंस बना रहे हैं क्योंकि दो वेरिएबल्स है हमारे पास। वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दोज इक्वेशंस। ठीक है, द रेशियो ऑफ द फादर्स एज टू द सन्स एज इज 5:2। मतलब फादर्स एज अपॉन सन्स एज इज इक्वल टू 5:2। इसका मतलब ये लिख सकता हूँ क्या मैं, y इज इक्वल टू 5/2x, या फिर y इज इक्वल टू 2.5 ऑफ x। सिंपल हो गया ना यार, y को क्या लिख दिया 2.5x। अब क्या बोल रहा है,
आफ्टर 8 years दिस रेशियो बिकम्स 2:1। तो 8 years बाद मतलब फादर हो जाएंगे y+8 साल के, सन हो जाएगा x+8 साल का। ये रेशियो क्या बन जा रहा है बोल रहा है वो, 2:1। करना भाई सॉल्व में, ऊपर सॉल्व करता हूँ, स्पेस नहीं है नीचे। तो y क्या है एक्चुअली, देखो हमको करना क्या है, y+8 अपॉन x+8 इज इक्वल टू 2/1, ये सॉल्व करना है। तो y इज 2.5 x+8 अपॉन x+8 इज इक्वल टू 2/1। तो ये हो जाएगा 2.5 x प्लस 8, क्रॉस मल्टीप्लाई ना, वन उधर मल्टीप्लाई तो टू उधर मल्टीप्लाई, 2x+2 8 = 16। तो ये हो जाएगा 0.5x इज इक्वल टू 16 - 8 = 8। तो x यहाँ पे हो जाएगा, x यहाँ पे हो जाएगा करना, अरे 5 10 से मल्टीप्लाई कर दो ना यार, 5x इज इक्वल टू 80 हो गया। तो x हो जाएगा 5 1 = 5 एंड 5 6 = 30 हो जाएगा भाई, है ना, x की वैल्यू 16 हो जाएगी। तो यहाँ पे भी जो सन की एज है दैट इज 16। गेटिंग अ कॉल आई थिंक, ठीक है। तो ये ऑप्शंस मैंने शायद गलत फ्रेम किए हो, तो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। रियली सॉरी फॉर दिस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर क्या होगा 12, ऐसे लिख देता हूँ, पी आपका 12, क्यू आपका 16 एंड आर आपका 16, यही होगा। देख लेना एक बार, चेक कर लेना कैलकुलेशन मिस्टेक्स तो नहीं किए, है ना। बट आई एम ट्राइंग टू मेक टू इक्वेशंस एंड आई हैव टू वेरिएबल्स, ठीक है जी। तो यहाँ से एक इक्वेशन, ये देखो, दो तीनों केस में क्या किया मैंने, दो इक्वेशन बनाए। यहाँ पे एक इक्वेशन ये है एंड सेकंड इक्वेशन इज दिस, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। यहाँ पे मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन इज दिस, सेकंड इक्वेशन यहाँ से जो बनी मेरी ये, है ना। तो दीज आर द टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ अमित एंड बिमल इज 5:7। अमित एंड बिमल का रेशियो ऑफ एजेस क्या है, 5:7। तो अमित का कुछ x मान लो, बिमल का कुछ y मान लो। तो x बाय y क्या बोल रहा है वो, 5:7। ऊपर ही लिख लेता हूँ यार, x बाय y इज इक्वल टू 5:7, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, आफ्टर 10 years द रेशियो बिकम्स 3:4। तो 10 years बाद मैंने क्या अज्यूम किया, देखो अमित का एज मैंने x अज्यूम कर लिया एंड बिमल का एज मैंने अज्यूम कर लिया y, ठीक है। एंड x बाय y क्या है, 5/7। अब 10 years बाद मतलब इसमें भी 10 होगा, 10 साल बढ़ जाएगा, इसका भी 10 साल बढ़ जाएगा। तो अमित का हो जाएगा x+10, बिमल का हो जाएगा y+10। क्या हो रहा है भाई बताओ, रेशियो हो जाएगा 3:4, मतलब x+10 अपॉन y+10, ये हो जा रहा है 3:4। अच्छा यहाँ से एक बात मुझे बताना, क्या मैं एक काम कर रहा हूँ, y को 7/5x लिख दो, है ना। अरे y उधर चले गया, 7 इधर 5 नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 7/5x। तो मैं इसको यहाँ पुट करने की कोशिश करता हूँ, है ना, है ना, इसको यहाँ पुट करने की कोशिश करता हूँ। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे एक कोएफिशिएंट की वैल्यू निकाल रहे हो दूसरे के टर्म्स में, यू आर सब्स्टिट्यूटिंग इट, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ दिस विल बिकम x+10, y की वैल्यू 7/5, या इसको लिख दूं क्या कुछ मैं ऐसे, देखो 5 1 = 5, 5 4 = 20, ऐसे लिख दो, 5 1 = 5, 5 4 = 20, 1.4x। वो यूज कर लेता हूँ, 1.4x प्लस 10 3 बाय, तो यहाँ से आएगा 4x+40 इज इक्वल टू 14 3 कितना होता है 42, 14 3 42, 4.2x प्लस 4 10 40, 4 10 40, ठीक है, 3:4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, 40 40 कट रहा है, कुछ इशू है क्या इस क्वेश्चन में, कुछ इशू है क्या इस क्वेश्चन में। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ अमित एंड विमल इज 5:7। आफ्टर 10 years द रेशियो बिकम्स 3:4, तो 4x+40, 3x+30 नॉट 40। तो 3 इंटू 1.4x इज 4.2 एंड 3 10 30, ठीक है। तो ये 4.2 से 4 माइनस हो जाएगा, तो 0.2x इक्वल टू 40 माइनस 30 इज 10। तो 0.2x इज इक्वल टू 10, तो यहाँ से आ जाएगा x का वैल्यू 100/2, दैट इज 100/2, दैट इज 50।
तो मेरे पास अमित की वैल्यू क्या आ गई, अमित की एज क्या आ गई 50। दैट इज ऑप्शन सी। है ना, क्या किया मैंने, एक कोएफिशिएंट को दूसरे कोएफिशिएंट के टर्म्स में लिखा एंड आई सब्स्टिट्यूटेड इन द अदर इक्वेशन। A student was asked to find 4 by 5 4 by 9 of a number but instead found 7 by 9 of it। तो एक स्टूडेंट को क्या पूछा था कि भाई 4 by 9 ऑफ अ नंबर बताओ, तो लेट्स अज्यूम दैट नंबर इज x, है ना। ही वाज आस्क्ड टू फाइंड 4 by 9 x, बट व्हाट ही डिड 7 by 9 x। मुझे लगा बड़ा कौन सा है, ये 4 by 9 है 7 by 9 है, दिस वन इज बिगर, दिस वन इज बिगर। तो क्या बोल रहा है, द एरर वाज 48, मतलब बड़ा माइनस छोटा कर दो, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 48 है ना। एरर 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 जो आया होगा, निकाला ये निकालना ये था, तो जो एरर आया दैट इज इक्वल टू 48। मतलब 7x माइनस 4x इज व्हाट, 3x बाय 9 इज इक्वल टू 48। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 48 इंटू 3, तो हो जाएगा 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 4 जा 12, 13 14, 144। तो जो उसको लेना चाहिए था 144 लेना चाहिए था, बट उसने 4 बाय 9 से मल्टीप्लाई कर दिया इंस्टेड ऑफ 7 बाय 9। नंबर क्या आया मेरा 144। ठीक है जी, नेक्स्ट। Sum of the digits of a two-digit number is 11. Reversing the digits gives a number 27 more than the original number. अब देखना, अगर तुमको कोई टू डिजिट नंबर बोल रहा है ना, अगर कोई टू डिजिट बोल रहा है, इफ यू आर अज्यूमिंग अ नंबर लाइक दिस, दिखने में ऐसा दिखेगा, दिखने में टू डिजिट नंबर ऐसा दिखेगा, बट इसकी वैल्यू जो होगी ना दैट विल बी 10x प्लस वाई। क्यों सर ये सब क्यों बोल रहे हो आप, एक्स वाई तो होगा ना वो नंबर, एक्स वाई तो, अरे मैं कह रहा हूँ अगर आप एक नंबर रैंडम अज्यूम करो 73, आपको दिखने के लिए 7 3 दिख रहा है, बट ये दिस इज नॉट 7 इंटू 3, एक्स वाई नहीं है वो, एक्स इंटू वाई नहीं है ये। आपको लग सकता है कि एक्स इंटू वाई है, दिस इज नॉट एक्स इंटू वाई। इसीलिए जब आप लिखते हो द नंबर विल लुक लाइक दिस, बट इसका एक्सपेंशन ऐसा होगा। ठीक है, तो 73 को कैसे लिखोगे, 7 देखो 10 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 1। तो आप जो भी प्लेस का नंबर आप ले रहे हो उसको मल्टीप्लाई करो उसकी फेस वैल्यू से। दिस इज द 10th प्लेस ना, दिस इज यूनिट प्लेस, तो 10th प्लेस को 10 से करो, यूनिट प्लेस को 1 से करो। अगर वैसे ही आपके पास अगर 3 डिजिट होता तो आप क्या करते, इस नंबर को क्या लिखते, 100x प्लस 10y प्लस z, ऐसे लिखते। ये समझना, रिप्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज अ टिपिकल क्वेश्चन जो पूछा जाता है, काफी बार पूछा गया ऐसा। ठीक है, अब क्या कह रहा हूं मैं, अगर नंबर को मैंने ये मान लिया, दिस इज माई नंबर, दिस इज माई नंबर, तो क्या बोल रहा है, रिवर्सिंग द डिजिट। अच्छा, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 11, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11। इक्वेशन आ गया। हमको और एक इक्वेशन चाहिए रहेगा, दिया रहेगा आगे के जो भी डेटा दिया उसमें से हमको और एक इक्वेशन निकालना है, देन वी कैन सॉल्व। रिवर्सिंग द डिजिट्स गिव्स अ नंबर 27 मोर देन द ओरिजिनल नंबर। मतलब हमने रिवर्स कर दिया डिजिट्स, मतलब हमारा न्यू नंबर क्या होगा, yx, yx हो जाएगा तो उसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा 10y, है ना, प्लस x, ये हो जाएगा। तो जो न्यू नंबर रिवर्सिंग द डिजिट्स गिव्स द नंबर 27 मोर, मतलब दिस इज 27 मोर देन दिस। तो 10y प्लस x माइनस ऑफ 10x प्लस y इज इक्वल टू 27, है ना, है ना। तो एक बार वापिस से देखना मैंने कैसे समझाया था, ये 10y प्लस एक्स क्यू है, ये 10x प्लस वाई क्यू है, प्लीज समझना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 10y माइनस वाई इज 9y, x minus 10x is minus 9x is equal to 27. If I take 9 common, 9y minus x is equal to 27. यहाँ पे आ जाएगा y minus x is equals to 3। दूसरा इक्वेशन आ गया मेरे पास, y minus x is equals to 3। तो दो इक्वेशन क्या बने बाबू मेरे पास, दो इक्वेशन क्या बने, x plus y equal to 11, y minus x equal to 3, एंड ये डायरेक्टली क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर दोगे तो आपका x गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2y is equals to 14, y की वैल्यू आ गई 7, y7 डाल दो, x की वैल्यू आ जाएगी भाई, y7 डाल दो, y7 डाल दो, x की वैल्यू आ जाएगी 4, डाल के देखना, है ना, वेरी इजी। y is 7, x is 4, तो नंबर क्या बनेगा मेरा नंबर क्या है, नंबर 47, 74 मत लिख देना, 47 इज द करेक्ट नंबर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आता है, 3 डिजिट भी आते हैं, 3 डिजिट आते हैं कि उल्टा करके माइनस कर दो दिया तो ये आ जाएगा, है ना। तो प्लीज ट्राई टू रिमेम्बर कि कैसे किया था। टू डिजिट नंबर इक्वल्स 3 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। टू डिजिट नंबर को मान लो एक्स वाई, नंबर क्या है मेरा टू डिजिट एक्स वाई, मतलब इसका एक्सपेंशन क्या होगा 10x प्लस वाई। ठीक है, द टू डिजिट नंबर इक्वल्स 3 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, तो 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 टाइम्स सम ऑफ इट्स डिजिट क्या है x प्लस वाई। अरे डिजिट्स यही है ना भाई, x एंड y आर द डिजिट्स, यहाँ पे भी ये डिजिट्स है ना यार, ये डिजिट्स थे,
देखो यार डिजिट्स है ना 7 एंड 3, दीज आर डिजिट्स। यहाँ पे भी क्या होगा, नंबर को हमने अगर एक्स वाई मान लिया तो 3 टाइम्स ऑफ सम ऑफ इट डिजिट्स क्या होगा, 3 इंटू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ आ गया 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 3y। तो यहाँ से आ जाएगा 7x इज इक्वल टू 2y। ठीक है जी। एडिंग 45 टू इट्स रिवर्स, अच्छा एडिंग 45 टू इट रिवर्सेस द डिजिट्स। मतलब वो क्या बोल रहा है, अगर मैं इस नंबर में 10x प्लस वाई में अगर मैं 45 ऐड कर दूंगा तो मेरा नंबर उल्टा हो जाएगा, yx हो जाएगा। yx मतलब 10y प्लस x, है ना जी। अब करना, ये x उधर गया तो 9x। ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं ना, इस वाले x को उधर कर देते हैं, दैट वुड बी बेटर आई सपोज। अगर ये y उधर चलेगा तो 9y, ये 10x उधर चलेगा तो -9x, ये हो जाएगा 45। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा y माइनस एक्स, देखो 9 कॉमन आ गया ना 9, तो 9 5 जा 45 हो जाएगा। तो y माइनस एक्स मेरा आ जाएगा 5। ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो भाई, y क्या लिख सकते हो आप, 3.5x ना कर दो, 7/2 इज 3.5, तो 3.5x, 3.5x माइनस एक्स इज इक्वल टू 5। तो ये आ जाएगा 2.5x इज इक्वल टू 5। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2। अगर आपने x की वैल्यू 2 निकाल ली, सिंपली पुट दिस हियर, x की वैल्यू 2 निकाल ली तो ऑब्वियसली y को क्या होना पड़ेगा, 7 होना पड़ेगा, तभी 7 माइनस 2 5 हो पाएगा। y की वैल्यू आ गई 7, x की वैल्यू आ गई 2। द नंबर वॉज 27। परफेक्ट। नेक्स्ट, 3 चेयर्स एंड 2 टेबल्स कॉस्ट 1300 रुपए। अब मैं कह रहा हूँ चेयर है ये और टेबल है। मैं कह रहा हूँ चेयर का कीमत है भाई, चेयर का कीमत है मान लो एक्स रुपीज पर चेयर, टेबल का कीमत है वाई रुपीज पर टेबल। वो क्या बोल रहा है, 3 चेयर खरीदे, मतलब आपने चेयर के लिए कितने पैसे देना पड़ेंगे आपको, 3x। अरे एक चेयर के लिए x रुपीज, तो 3 चेयर के लिए 3x रुपीज। एंड 2 टेबल्स, मतलब साथ में 2 टेबल भी चाहिए, तो 2 टेबल के लिए 2y पे करना पड़ेगा। कितना पड़ रहा है हमको, 1300 रुपये पड़ रहा है, 1300 रुपये पड़ रहा है। ठीक है, 1300 रुपये पड़ रहा है। एंड 3 टेबल्स, अच्छा 5, अच्छा दूसरा भी दिया, देखो एक इक्वेशन दे दिया हमको, जाहिर सी बात है सेकंड इक्वेशन चाहिए होगा, है ना। सेकंड इक्वेशन के लिए भी दिया है, देखो 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स कॉस्ट रुपीज 2100। तो 5 चेयर्स मतलब 5 इंटू एक्स, 3 टेबल्स मतलब 3 इंटू वाई, क्या हो गया 2100। क्या कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं, कोएफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा। तो क्या आप यहाँ पे 5 बना सकते हो, नहीं मुश्किल है, नहीं बन पाएगा। यहाँ पे आप 3 बना सकते हो, नहीं। यहाँ पे आप 3 बना सकते हो, नहीं। यहाँ पे आप 2, नहीं। एक काम करता है, यहाँ पे ना 6 बना देते वाई की करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे 6 बना देते, समझो क्या कर रहा हूँ मैं। दोनों दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते किसी ना किसी चीज से, एंड वी विल मेक दिस 2s6 एंड मेक दिस 3s6। सर कैसे करूंगा, कैसे करूंगा, अरे मैं कह रहा हूँ सिंपली इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो एंड इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये 3 3 9x प्लस 3 2 6y इज इक्वल्स टू 13 3 39, 3900। एंड ये देखना 2 5 10x प्लस 2 3 6y इज इक्वल्स टू 4200। अब समझना, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो। एंड इफ आई सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 10x माइनस 9x इज x, 6y माइनस 6y इज 0, 4200 माइनस 3900 इज व्हाट, अरे कर लो यार, 4200 माइनस 3900 इज नथिंग बट 300। तो x की वैल्यू आ गई मेरी 300। तो चेयर की कीमत क्या है भाई, 300 रुपए की चेयर है मेरी। पूछा क्या था, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन चेयर, 300 रुपए की एक चेयर है। टेबल पूछा तो टेबल निकाल लोगे ना, कैसे निकाल लोगे, इसको पकड़ के किसी ऊपर वाले इक्वेशन में डालना। अच्छा इसमें मत डालना, बड़ा हो जाएगा कैलकुलेशन, नहीं ऐसे मत करना है, कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, ऊपर वाले में डालना, कन्वीनियंट रहेगा। तो 900 आ जाएगा, 3 इंटू 300 इज 900, 1300 माइनस 900 का 400, तो 2y 400 है तो y की वैल्यू 200 आ जाएगी, तो टेबल का भी वैल्यू आ जाएगा 200। करके देख लेना भाई, हमको पूछा सिर्फ चेयर का है तो हमने चेयर का निकाल दिया। ठीक है जी। नेक्स्ट, a fraction becomes 2 by 3 when the numerator is increased by 2 and 1 by 2 when the denominator is increased by 3। तो फ्रैक्शन को कुछ मान लो भाई, फ्रैक्शन, लेट्स से द फ्रैक्शन वाज x by y, लेट्स से द फ्रैक्शन वाज x by y। अगर 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 न्यूमरेटर को मैं 2 से बढ़ा रहा हूं, मतलब अगर मैं न्यूमरेटर को 2 से बढ़ा रहा हूं, डिनोमिनेटर को सेम रख रहा हूं, तो मैं फ्रैक्शन बिकम्स 2 by 3, यही बोल रहा है ना, फ्रैक्शन बिकम्स 2 by 3 when the numerator is increased by 2। न्यूमरेटर को इंक्रीज बाय 2 किया, फ्रैक्शन बन गया ये। एंड 1 by 2 when denominator increase by 3, डिनोमिनेटर इंक्रीज बाय 3 मतलब एक्स वैसे वैसा, डिनोमिनेटर को क्या करना मैं, मुझे, अरे रियल फ्रैक्शन क्या है हमारा, ये है ना, दिस इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। एक में न्यूमरेटर इंक्रीज करने बोला है,
एक में डिनोमिनेटर इंक्रीज करने बोला, डिनोमिनेटर कितने से इंक्रीज करने बोला है? 3 से। ये हो जाएगा आपका, क्या हो रहा है, 1/2 कब हो रहा है? व्हेन डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 3, तो दिस बिकम्स 1/2। दो इक्वेशन आ जाएंगे, तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगा, यहाँ से इक्वेशन आ जाएगा, सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। तो 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 2y। यहाँ पे क्या आएगा? 2x इज इक्वल टू y प्लस 3। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं ऐसा कुछ। कैसे लिखे इसको? इसको लिख देते हैं 2y माइनस 3x इज इक्वल टू 6, है ना? 6 उधर ही रहने दो, 3x को उधर ले लो। यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसको लिखते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। एक काम करते हैं, इधर 2 कर देते हैं यहाँ पे कैसे तो करके, फिर ऐड कर देंगे तो y का कोएफिशिएंट गायब हो जाएगा अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो अगर इधर मुझे 2 चाहिए, कैसे होगा भाई? मैं कह रहा हूँ दो इक्वेशन है आपके पास, 2y माइनस 3x इज इक्वल टू 6, दूसरा इक्वेशन क्या है? 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। मैं कह रहा हूँ मल्टीप्लाई कर दो सेकंड इक्वेशन को बाय 2, देखना क्या होता है ना? धीरे धीरे आएगा, फिर प्रैक्टिस आएगा, ठीक है? बहुत तेज लग रहा होगा, बट आई हैव टू कवर दिस इन अ वेरी शॉर्ट टाइम ना। 2 टू 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 टू 6। ये है 2y माइनस 3x इज इक्वल 6। ठीक है, अब मैं अगर इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरा 2y गायब हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 2y, यहाँ पे माइनस 2y, एंड 4x माइनस 3x एंड 6 प्लस 6 क्या हो जाएगा? 12। करके देख लेना भाई, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करना, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से ऐड करना, वो तो इजी है। 6 प्लस 6 12, तो x की वैल्यू आ गई 12। पूछा क्या है भाई? पूछा क्या है? अच्छा, फ्रैक्शन ही पूछा, तो पूरा ही बताना पड़ेगा यार, पूरा ही बताना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कुछ x की वैल्यू डाल दो, इस इक्वेशन में डाल के देख लो क्या होता है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ 2 इंटू 12 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू आ जाएगी 24 माइनस 3 इज इक्वल टू 21। फ्रैक्शन क्या आएगा मेरा? एक्स वाई आया था मेरा फ्रैक्शन, तो दैट इज 12/21। तो 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। फ्रैक्शन आएगा मेरा 4:7। 4:7, दैट इज योर ऑप्शन ए। ठीक है जी, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। वैसे अगर आप देखो ना, तो फ्रैक्शन एक्चुअली 4/7 नहीं होना चाहिए। 4/7 में अगर आप ये ऑपरेशन लगाओगे ना तो गलत आएगा, देखना। 4/7 में अगर आप ये ऑपरेशन लगाओगे, 4/7 ले लिया, तो पहले वाले केस के हिसाब से यहाँ से आप क्या कर दो? इंक्रीज बाय 2 कर दो, तो 4+2, न्यूमरेटर को 4+2 6, 6/7। दिस इज नॉट इक्वल टू 2/3। अगर आप 4/7 में से डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर दो 3 से, मतलब आप ये कर दो 4/7 प्लस 3 कर दो, तो दिस विल बिकम 4/10। दैट इज नॉट इक्वल टू 1/2, इट इज इक्वल टू 2/5। तो ध्यान देना, द आंसर इज नॉट 4/7। समझने वाली बात है ये। जो एक्स और वाई हमने लिया था, वो एक्चुअली वो फ्रैक्शन वाले नंबर्स ही थे, तो 12/21 ही होना चाहिए वो फ्रैक्शन। कैंसल आउट मत करना, द फ्रैक्शन शुड बी 12/21। समझ रहे हो क्यों? ये सब समझना जरूरी है भाई। नो ऑप्शन इज करेक्ट, द करेक्ट आंसर इज क्या? 12/21। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी solutions does 3x plus y is equals to 30 have where both the x and y are positive integers? How many solutions does 3x plus y मैंने पहले ही बताया था ना, 3x plus y है इज इक्वल टू 30 है, मतलब मेरे पास क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। मैंने क्या बोला था सर? स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, तो सर इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। सही है क्या इनफाइनाइट? नहीं नहीं नहीं, नहीं रुको ना, बोथ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव बोला है, बोथ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव बोला है। मतलब सुनना, ये अगर आपका एक्सिस है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस वाले एरिया में एक्स नेगेटिव है, तो ये वाला पोर्शन नहीं होगा। इस वाले पोर्शन में तो लाइन देखो, इस वाले, ये तो छोड़ो, ये वाले पोर्शन में देखो, ये वाले पोर्शन में वाई नेगेटिव, देखो वाई नेगेटिव है, तो ये वाला पोर्शन भी नहीं होगा। बचा कौन सा? ये पोर्शन, या ये पोर्शन में लिमिटेड वैल्यूज है यार, क्योंकि इंटीजर बोल दिया है, तो 3.1 1.2 ये सब वैल्यूज नहीं चलेंगी। यहाँ पे सॉलिड वैल्यूज होंगी ना, 1 2 3 वॉट एवर नंबर ऑफ वैल्यूज, आई डोंट नो,
बट यहाँ पे ना यूनिक सोल्यूशन, यूनिक नहीं मतलब नंबर ऑफ सोल्यूशन मिलेंगे कुछ, फिगर आउट करना पड़ेगा कि कितने सोल्यूशन मिलेंगे, है ना। ये हम लोग लेवल 2 में भी देखने वाले अच्छे से। बट अगर हमको इसको सॉल्व करना है, अब समझ रहे हो ना क्यों यहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशन नहीं होंगे। सबसे पहले उसने लिमिट डाल दी ना कि पॉजिटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव होना चाहिए तो ये दोनों साइड्स कट गई मतलब ऐसा समझो कि लाइन है दोनों साइड से एक्सटेंसिबल, उसके ना एंड्स काट दिए हमने तो सेगमेंट बच गया। अब सेगमेंट में भी इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, बट वो क्या बोल रहा है, सिर्फ इंटीजर इंटीजर बताओ मुझे, इंटीजर इंटीजर बताओ। तो इंटीजर तो लिमिटेड ही है भाई एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे, है कि नहीं। तो यहाँ पे कैसे करोगे आप बताओ, यहाँ पे कैसे करोगे, मैं कह रहा हूँ यू डू इट लाइक दिस, y को आप लिख दो 30 - 3x, है ना, और एक टेबल बना लो। ऐसा आता है क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ना, दिस इज एन इंटेलिजेंट क्वेश्चन टू सॉल्व। खुद आपको करना पड़ेगा कि सर अगर मैं x पॉजिटिव चाहिए मुझे तो जीरो, जीरो नहीं चलेगा, वन से चलेगा, वन से चलेगा। सो अगर मैं सर x की वैल्यू 1 डालू तो y मेरा क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। x की वैल्यू 2 डालू तो y क्या आ जाएगा मेरा, 30 - 6 कितना होता है, 24। तो आप देख पा रहे हो कि जैसे जैसे मैं x को 1 से बढ़ा रहा हूं, मेरा y क्या हो रहा है, 3 से कम हो रहा है। x को जैसे जैसे मैं 1 से बढ़ा रहा हूं तो वैसे वैसे y मेरा 3 से कम हो रहा है। क्यों पता है, क्योंकि x के सामने, सॉरी, y के सामने कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, x के सामने कोएफिशिएंट क्या है, 3 है। ये रीजन है, लॉजिक लगाओ, है ना, कि अगर मैं x को बढ़ाऊंगा, अगर मैं ये x को थोड़ा बढ़ाऊंगा तो मुझे y को ज्यादा कम करना पड़ेगा। सोचना सोचना मैंने क्या बोला। बट यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, नोटिस कर लो ना ये चीज, यार आप x को 1 से बढ़ा रहे हो तो y को 3 से कम करना पड़ रहा है। तो लेट्स से क्या है, मैक्सिमम ऑप्शन क्या दिया, 10 दिया है, 10। तो यहाँ पे लेट्स से 10 तक जा रहे हैं हम लोग। अगर हम लोग 10 लिख दिया हमने तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो अगर x 10 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 - 3 × 10 30, जीरो हो जाएगा। बट पॉजिटिव बोला x एंड y को, तो इधर जीरो नहीं चलेगा भाई। तो मेरा मतलब क्या है, 9 तक ही चलेगा सर, 9 के करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है, आई डोंट केयर अबाउट वैल्यू, बट ऐसा चलेगा कब तक, 9 वैल्यूज तक। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज तक। तो दिस इज वैलिड फॉर ओनली 9 वैल्यूज, ओनली 9 वैल्यूज सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। दिस इज अ वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, है ना। इसको कई कोचिंग वाले ना वो स्पेशल इक्वेशन करके भी समझाते हैं, बट इट्स नॉट नेसेसरी भाई। थोड़ा ब्रेन लगाओ ना यार, सब कुछ क्या थ्योरी चाहिए क्या तुमको, नॉट नेसेसरी। इजीली हो गया ना। एक तुमने वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिखा, एक की वैल्यू भरते गए दूसरे की वैल्यू निकालते गए, देखा कितना कहाँ तक दोनों पॉजिटिव है। 9 पे जीरो हो जा रहा है, यहाँ पे जीरो हो जा रहा है ना, यहाँ पे y जीरो हो जा रहा है, इसलिए हमको ये नहीं चलेगा। कहाँ तक चलेगा, फिर 8 तक ही चलेगा। ठीक है जी। सो देयर आर 8 वैल्यूज, फिर यहाँ से यहाँ तक कितने वैल्यूज, 8 वैल्यूज, 8। 8 की करस्पॉन्डिंग क्या निकाल लो, 30 - 3 = 24 तो 6 आएगा यहाँ पे। ठीक है, दिस वाज अ गुड क्वेश्चन एंड ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी हमने देख लिया। चलो, 3 pairs of linear equations are given below, match each pair with its type of solution, unique solution, no solution and infinitely many solutions। चलो भाई, I have finally arrived at a very good thing, जो मैं आपको पहले भी बताने वाला था कि सर, अगर मेरे पास ना दो लाइंस है, मेरे पास दो लाइंस है, पहले मैंने एग्जांपल लिया था x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। तो मैंने ग्राफ बनाया था दोनों का, एंड वो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे थे। ऐसा कुछ हो रहा था, मैं ऐसे ही रफ बना रहा हूँ, ये दोनों लाइंस मैं अलग अलग कलर से बना देता हूँ तो आपके लिए इजी भी होगा वो समझना। सो दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट, लेट्स से दिस पॉइंट। ये पॉइंट हमने निकाल भी दिया था, यूनिक पॉइंट है सर, ये हमने बोला था इसको यूनिक सोल्यूशन बोलता है। तो ये पॉइंट निकाल भी दिया था 3,3। अब मैं एक दूसरा इक्वेशन लिख रहा हूँ आपके लिए, लेट्स से x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, या फिर ऐसे ले लो x प्लस 2y 5 ले लो, एंड लेट्स से 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 ले लो। अब मुझे एक बात बताना यार, मुझे एक बात बताना, अगर मैं ये 2 को कॉमन निकालूं एंड इफ आई राइट x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, क्या ये जो लाइन है, क्या यही लाइन है यार। दिखने के लिए दो इक्वेशन दिखाए उन्होंने, दिखने में हमको दो इक्वेशंस दिख रहा है, बट क्या ये दूसरा इक्वेशन पहले इक्वेशन को ही 2 से मल्टीप्लाई करके बनाया गया, मतलब क्या ये दो अलग इक्वेशन है ही नहीं क्या, क्या ये मतलब दोनों दो इक्वेशन है ही नहीं क्या, इसका मतलब क्या है दोनों एक ही इक्वेशन है क्या। जो लाइन बनेंगी
वो क्या ओवरलैपिंग होंगी क्या यार? ओवरलैपिंग होंगी क्या? तो इस केस में जो आएगा आपका इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा। इस केस में इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा, क्योंकि एक के ऊपर एक है, बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन है उन, इसलिए इनफाइनाइट सोल्यूशन। अब मैं इक्वेशन ले रहा हूं कि लेट्स से x plus y is equals to 7 and 2x plus 2y is equals to 50। अच्छा एक बात बताना मुझे अब यहाँ से, इफ आई मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2, इफ आई सिंपली मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2, क्या मिलेगा मुझे? 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 14। अब देखो गड़बड़ नहीं होगी क्या? दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करने हैं साइमल्टेनियसली, बट एक बोल रहा है कि 2x प्लस 2y 15 है, दूसरा इक्वेशन बोल रहा है कि 2x प्लस 2y 14 है। अरे ऐसा संभव ही नहीं है ना यार, ऐसा संभव ही नहीं है, मतलब ये लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं करने वाली है। दीज लाइन्स विल गो पैरेलल, दीज लाइन्स विल गो पैरेलल, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। सर ये हमेशा ऐसे करेंगे क्या हम लोग? सर हमेशा ऐसे करेंगे क्या हम लोग, डायग्राम वायग्राम बना के? सब ये देखना पड़ेगा किससे क्या मल्टीप्लाई हो? नहीं 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 नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। समझेंगे कैसा करना। मैं कह रहा हूं कंडीशंस फॉर नंबर ऑफ solutions of two linear equations in two variables। तो लेट्स सपोज आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है, दैट इज a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, एंड सेकंड लीनियर इक्वेशन है आपके पास a2x plus b2y is equal to c2। Condition 1 says कि if a1 by a2 is not equal to b1 by b2, मतलब कोइफिशिएंट ही अलग है, मतलब दोनों का रेशियो अलग है, कोइफिशिएंट्स के रेशियो अलग है। यहाँ पे देखो ना, रेशियो सेम हो रहा था ना जब का, जब रेशियो कब सेम होगा? जब आप इसको ही मल्टीप्लाई करके कुछ ये लाने की कोशिश करो, आप इसको ही मल्टीप्लाई करके कुछ ये लाने की कोशिश करो, देखो ना लेफ्ट हैंड साइड में दोनों साइड कोइफिशिएंट्स का रेशियो सेम है। अगर कोएफिशिएंट का रेशियो सेम नहीं है, मतलब एक की इक्वेशन से दूसरा बनाने की कोशिश नहीं की गई है, नहीं की गई है, दिस वाज अ सक्सेसफुल अटेम्प्ट कि एक ही इक्वेशन से दूसरा बना दो, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गए। बट दिस वाज एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, यहाँ पे भी किया था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बट 14 नहीं लाया उन्होंने, 15 ला दिया, है ना? तो अगर रेशियो सेम है तो गड़बड़ है, या तो इनफाइनाइट होगा या तो नो सोल्यूशन होगा। बट अगर रेशियो सेम नहीं है, मतलब a1 by a2 is not equal to b1 by b2, then it is a unique solution वाला केस। सॉल्व कर लेना इसको, फिर ये सॉल्व हो जाएगा। फिर अपन जो करते थे ना कि एक के टर्म्स में दूसरे को लिख दो, वैसा कर दो, या फिर एलिमिनेट कर दो कि कोएफिशिएंट सेम बना के एलिमिनेट कर दो, एक को दूसरे की वैल्यू आ जाएगी, दूसरे की वैल्यू लेके पहले में डाल दो, सॉल्व हो जाएगा। बट अगर a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 है एंड इज नॉट इक्वल टू c1 by c2 है, या फिर ऐसा करो इक्वल टू c1 by c2 कर लो यार। मतलब मतलब आपने कुछ मेहनत नहीं किया, आपने क्या किया, इसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया एंड दूसरा इक्वेशन ला दिया, जैसे का वैसा। 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, यही है ना बेसिकली, तो प्रीवियस इक्वेशन ही है। यहाँ पे क्या था? इनफाइनाइट सोल्यूशन था, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा। थर्ड देखना, थर्ड देखना, यहाँ पे देखो एक बार, यहाँ पे देखो पैरेलल वाले में रेशियो अभी भी सेम है बट अनसक्सेसफुल है, क्योंकि तीसरा वाला वो हो गया, तीसरा वाला मिसमैच हो गया। मतलब यहाँ तक तो सही है सर, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इज ऑल गुड, बट इसका इक्वल नहीं होता है उसमें, वो भूल गया, तीसरा वाला करना ही भूल गया वो, तो यहाँ पे नो सोल्यूशन वाला केस बन जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से सीधा क्वेश्चन बन के आ जाता है ना, डिफिकल्ट वाले एग्जाम्स में आता है जनरली, है ना? थोड़ा सा कुछ घुमा के दे देगा तो इट बिकम्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट वेरी सिंपल कंसेप्ट, इज वेरी सिंपल, ठीक है? समझ गया आपको क्या हो रहा है? ठीक है, लेट्स सॉल्व क्वेश्चंस ऑन दिस। Three pairs of linear equations are given below. Match each pair with its type of solution, unique solution, no solution, infinitely many solution। हमको निकालना क्या है भाई? हमको a1 by a2 निकालना है, b1 by b2 निकालना है, एंड c1 by c2 निकालना है ना? वही भाई ये टर्म है इक्वेशन है। देखो यहाँ पे भी क्या था, a1 by a2 क्या था, 1 by 2 था, 1 by 3 था, b1 by b2, यहाँ पे 1 by 2, ये भी देखो 2 by 4 इज 1 by 2, यहाँ पे 1 by 2, यहाँ पे भी 1 by 2। तो रेशियो हमको निकालना है कोएफिशिएंट्स का, तो a1 by a2 निकालो, b1 by b2 निकालो, c1 by c2 निकालो, और फिगर आउट करो क्या है, रिलेशन क्या था तीनों में। तो यहाँ पे 2 and 4, 2/4, तो ऐसे लिख देता हूँ केस 1 केस 2 केस 3 करके। तो फर्स्ट केस में क्या है,
या फिर पी केस में, रियली सॉरी, पी केस में क्या है, कोएफिशिएंट्स क्या है, 2/4, 2/4, यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे क्या है, 3/6, 3/6, रियली सॉरी यार। सो A1/A2 इज व्हाट, 2/4, मतलब ये 1/2 है। फिर B1/B2 क्या है, मतलब 3/6, 3/6 है, ये भी 1/2 है। एंड C1/C2 क्या है, 5/10, अरे ये भी 1/2 है, 1/2। तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तो इसका मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन। अरे हाँ कि ना, ये वाला ना इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है। अब Q, ये कह रहा हूँ, 2x+3y इक्वल टू 5, 4x+6y इक्वल टू 12, तो 2/4, तो 1/2 आ गया। देन 3/6, ये भी 1/2 आ गया, तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 तो हो गया। 5/12, अरे यार ये इक्वल नहीं हो गया, ये 1/2 नहीं है, तो A1/A2 is equal to B1/B2 but it is not equal to C1/C2, तो ये क्या दे देगा भाई, क्या दे देगा, ये नो सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन, वेरी इजी। लास्ट केस देख लो, R, 2x, तो 2/3, 3/what, 2, खत्म हो गया ना, यहीं पे इक्वल नहीं है, देखो 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/2, इसका मतलब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। C1/C2 चेक करने की जरूरत नहीं है, C1/C2 चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। So this is the next question. For what values of k? For what values of k will these two equations? Will these two equations have no solution? Have no solution. चलो देखते हैं भाई. For what values of k? तो no solution वाला केस में क्या होता है? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए. Is not equal to C1/C2 होना चाहिए. A1/A2 क्या है? 4/2. B1/B2 क्या है? 6/6 k. एंड C1/C2 क्या है? 9/7. तो ये तो इक्वल है ही नहीं, देखो ये और ये इक्वल है ही नहीं, तो इन तीनों का आपस में इक्वल होना तो बनता ही नहीं है, तो ये इक्वल है ही नहीं इन दोनों के। पर करना क्या है हमको, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो 4/2 इज इक्वल टू 6/k, तो 4/2 इज इक्वल टू 6/k, तो 2 2 4, 2 3 6, k की वैल्यू आ गई 3। सिंपल था यार, ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, स्नैप वगैरह जैसे एग्जाम में तो ऐसे ही आएंगे, और इजी मार्क्स सीईटी में भी ऐसे ही आएंगे, एंड इजी मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट, for what values of k will 2x plus 3y is equals to 10 and 6x plus 9y is equals to k have infinitely many solution? Infinitely many solutions के लिए क्या होता है भाई, A1/A2 is equals to B1/B2 is equals to C1/C2, ये होता है। तो 2 by क्या 6, देखो 2/6, 3/9, 10/k, क्या रेशियो बताओ, 2 1 जा तो 3, 3 1 जा 3, तो 1:3 होना चाहिए, तो ये रेशियो क्या होना चाहिए भाई, 1:3 के बराबर होना चाहिए। क्या आ जाएगा, ये k की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करना 30, k की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 30 आनी चाहिए, सिंपल। नेक्स्ट, राहुल splits 540 among A, B, C. B gets rupees 30 more than A. B gets rupees 30 more than A. C gets rupees 60 more than B. Find A's share. तो राहुल ने स्प्लिट कर दिए 540 रुपीज अमॉन्ग ए बी सी, मतलब ए बी और सी को कितना पैसा मिलेगा, 540 रुपीज मिलेंगी। बी गेट्स 30 मोर देन ए, मतलब बी को कितना मिल रहा है, ए से 30 ज्यादा, ठीक है जी। सी को क्या मिल रहा है, बी से 60 ज्यादा, सी को कितना मिल रहा है, बी प्लस 60, या फिर मैं बी की वैल्यू लिख दूं यहाँ पे, यहाँ से ये उठा के यहाँ डाल दूं क्या, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, बी की वैल्यू A+33, तो ए प्लस 30 तो ये आ जाएगा A+90, तो सी की वैल्यू क्या आ गई मेरी, A+90, तो एवरी वैल्यू मेरे पास, अभी सारी वैल्यूज मेरे पास ए के टर्म्स में है, तो आई कैन यूज दिस वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, बी की वैल्यू डाल दो, सी की वैल्यू डाल दो इन टर्म्स ऑफ ए, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। क्या है बताओ मुझे,
ए की वैल्यूज है, ए की वैल्यू तो ए ही रखो, बी की वैल्यू क्या है, A+30, इसमें डाल रहा हूँ मैं, बी की वैल्यू A+30 है, सी की वैल्यू क्या है, A+90, इन तीनों का सम क्या है, 540। तो ये हो गया A+A+A, दैट इज 3A, प्लस 30 + 90 इज 120, इज इक्वल्स टू 540। तो 3A इज इक्वल्स टू 540 माइनस 120 इज व्हाट, 420। ए की वैल्यू आ गई, 3 1 3 3 4 0 0, ए को मिलेंगे 140 रुपए। खत्म क्वेश्चन भाई, खत्म क्वेश्चन, इजी है ना, है ना। A is twice as efficient as B. Together they finish a job in 10 days. How many days does A alone take? तो ये क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा टाइम एंड वर्क इन्वॉल्व है, तो थोड़ा टाइम एंड वर्क आपको आना चाहिए। इसके लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि अरिथमेटिक आप देख के आओ, ठीक है। बाकी ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं, इतना आपको समझ आ जाएगा। ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी, मतलब ए इज इक्वल टू 2b। टुगेदर दे फिनिश अ जॉब इन 10 days, मतलब अगर वो दोनों साथ में काम करें, मतलब अगर उनकी एफिशिएंसी जोड़ो, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम था। तो अगर वो दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो लेट्स से एफिशिएंसी ऑफ ए इज ए, एफिशिएंसी ऑफ बी इज बी, एंड वो 10 दिन काम करेंगे तब आपका वर्क कंप्लीट होगा। मतलब आपका वर्क कितना है एक्चुअली, 10A+A+B × 10, ठीक है। और यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 2b, तो 2b+b × 10, दैट इज इक्वल टू 3b × 10, या फिर आप 30b भी लिख सकते हो। तो आपका एक्चुअली वर्क कितना करना है, 30b करना है। हाउ मेनी डेज शुड ए अलोन टेक, अगर मतलब ये पूरा का पूरा वर्क, जो पूरा वर्क जो है, दैट इज इक्वल टू 30b, अगर सिर्फ ए करेगा, ए का एफिशिएंसी क्या है भाई, 2b है ना, तो कितना दिन लगेगा ऐसा पूछ रहा है। अब मुझे बताओ, टाइम पूछा है, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। जिसने टाइम एंड वर्क नहीं देखा प्लीज देख लेना, है ना, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो वर्क हो जाएगा आपका 30b, एफिशिएंसी हो जाएगी आपकी 2b, मतलब बी कट गया, ठीक है। तो 15 डेज आ गए, 15 डेज लगेंगे ए को पूरा काम करने के लिए। तो दिस इज ऑप्शन बी, दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, है ना। तो इस तरीके से हमने सारी थियोरी लीनियर इक्वेशन की कवर कर ली है। यू आर इक्विप्ड विद एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर लीनियर इक्वेशंस। अब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो थोड़ा डिफिकल्टी बढ़ा सकते हैं आपके लिए एग्जाम में, वो हम लोग लेवल 2 एंड लेवल 3 में देख रहे होंगे, ठीक है। कोई भी डाउट है तो यू कैन कमेंट, एंड यू कैन ऑल्सो रीच मी आउट ऑन टेलीग्राम, ठीक है। टेलीग्राम नहीं, सॉरी, इंस्टाग्राम, ठीक है जी। चलो, बाय बाय।